हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और उस पहले अध्याय की कुछ प्रश्नोत्तरी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ अपने बारे में और टॉप क्वेश्चन फॉर सीईटी 2026 हम कुछ 50 के आसपास क्वेश्चन लेने वाले हैं और वो ऐसे क्वेश्चन है जो पहले अध्याय पर है। मैं ये चाहता हूं कि आपने जो पहला अध्याय कंप्लीट किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, उस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये केवल 50 क्वेश्चन नहीं है। पहली तो बात है कि ये टॉप मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और वो 100 और 150 के आसपास ही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्रॉस ऑप्शन से बन जाएंगे और वो अपन उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा में होता है, बैंकिंग में होता है, चिकित्सा में होता है या उपयुक्त सभी में होता है? जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसने भी क्लास नहीं देखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, वो और चौथी, ये चारों क्लासों देख ले। अगर क्लास देखने के बाद में आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी उन क्लासों में मैंने डिटेल में समझाया है, इसके बाद भी यहीं पे भी हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, कंप्यूटर का व्यापक उपयोग शिक्षा में भी होता है, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं। बैंकिंग में होता है, हम जाते हैं पैसे जमा कराते हैं, विड्रॉल कराते हैं, होता है। चिकित्सा में, चिकित्सकीय उपकरणों में जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके अंदर यूज होता है। और उपयुक्त सभी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर वो यूज होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का प्रमुख आधार क्या है? कंप्यूटर है, टेलीफोन है, रेडियो है या टेलीविजन है? देखो, वैसे तो सब है, लेकिन कंप्यूटर सबसे ज्यादा है। हम ये भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर होगा। ओके। और थर्ड वन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग रोगियों के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट एवं अस्पताल प्रबंधन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है? बैंकिंग, इसका हॉस्पिटल से क्या लेना देना भाई? शिक्षा, ये भी नहीं। चिकित्सा, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चिकित्सा के अंदर क्या होता है? रोगियों का रिकॉर्ड है, जैसे आपने देखा होगा काउंटर पे जाके आप करवाते हैं ओपीडी के अंदर, तो वो रिकॉर्ड भी रखते हैं, जांच रिपोर्ट होती है, वो सब कंप्यूटर से हो रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन यही है, रिकॉर्ड रखो, जांच रखो, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो किसके किससे होता है वो? कंप्यूटर की सहायता से होता है। देखो दोस्तों, ये सवाल आने वाले हैं क्लास के अंदर, अगर आप इनको है ना, अगर यही क्लास देख लोगे ना, हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए। और देखो, मैं आपको हर क्लास में बताता रहा हूँ कि आप कंप्यूटर पे ध्यान देना चालू कर दो, वरना सीईटी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है और आप अगर ये बाकी वाले जो लंबे चौड़े सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके अंदर फंसे रहोगे तो कहीं न कहीं मात खा जाओगे, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग बड़ी बेकार है यार। जो 12th के बच्चे आ रहे हैं ना, उनके लिए ये एक अच्छी खासी चुनौती हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको इसकी हैबिट्स नहीं है। हो सकता है ग्रेजुएशन वाले अच्छे खासे उसमें उनका काम चल जाए, पर 12th लेवल वालों को है ना, ये फर्स्ट टाइम फेस करेंगे तो है ना, थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। इसलिए है ना, उनको इधर ध्यान देना चाहिए। चौथा प्रश्न लेते हैं, रेलवे आरक्षण प्रणाली मुख्यतः किसके कारण संभव हुई है? सीधी सी बात है भाई, किसके कारण हुई है? कंप्यूटर के कारण हुई है। मोबाइल फोन, टेलीविजन, कैलकुलेटर ऐसा नहीं है। ओके। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, ऑनलाइन खरीदारी। जो लोग सिटी में रह रहे हैं उनको तो पता होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट का, ठीक है, और जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको पता होगा मीशो का। तो ऑनलाइन खरीदारी, शॉपिंग किस अनुप्रयोग, यानी ये एप्लीकेशन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन किसका है? ये ई लर्निंग का तो नहीं है, ठीक है, ई मेल का नहीं है, ई बुक का नहीं है, ये किसका है? ई कॉमर्स का। देखो, कॉमर्स शब्द जो है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? वाणिज्य से। वाणिज्य का मतलब व्यापार से। और ये शॉपिंग, दुकान,
और वो भी ऑनलाइन। किससे हो रही है? देखो यार क्या जमाना आ गया है। आप कोई भी सामान ले रहे हो ना, वो भी ऑनलाइन ले रहे हो, यानी आपको कोई भी चीज चाहिए और घर के आसपास चाहिए, यानी घर के दरवाजे पर चाहिए ना, आप बहुत दूर दूर से सामान आपके और उसी रेट में और विद सिक्योरिटी और विद गारंटी आपके पास पहुंच रहा है। क्या जमाना ला दिया है इस कंप्यूटर ने। मुझे आ गए एक आदमी के। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? देखो यार, शिक्षा में तो हम कर ही रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, आप लोग कर रहे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो। क्या है ये? कंप्यूटर मोबाइल ही तो है। इसके अलावा बैंकिंग हो रहा है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और करना छोड़ेंगे भी नहीं। रक्षा के अंदर, रक्षा का मतलब डिफेंस, ठीक है। और देखो मिसाइल है, मिसाइल प्रणाली के अंदर यूज हो रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग के अंदर यूज हो रहा है। आपने अभी देखा होगा ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध, उसके अंदर आपने ये सब सारा का सारा माजरा देख लिया होगा कि किस तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं। एक मिसाइल मार रहा है तो दूसरा उसको डिफेंड कर रहा है। तो ये सारी ये किससे मुमकिन हो रहा है? ये कंप्यूटर से हो रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रक्षा के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? हो रहा है भी। तो इसका मतलब क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखो नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? कोई नहीं, कोई नहीं है भाई। ये सारे के सारे है ना, इसमें यूज हो रहा है कंप्यूटर का। चलो अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, मौसम का पूर्वानुमान। ठीक है, मुख्यतः किस क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है? मौसम का देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो बादल होते हैं ना हमारे, वो 2-3 किलोमीटर ऊपर ही है। इसके बाद सैटेलाइट लगे हुए हैं, और भू स्थितिक सैटेलाइट तो है ना 36,000 की दूरी पे लगे हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग, इन लोगों ने सैटेलाइट लगा के रखे हैं। जो टेक कंपनियां हैं उन लोगों ने, जो अमेरिका की ज्यादातर टेक कंपनियां हैं, हमारे इसरो ने लगा रखे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती फिरती है, इसके थोड़ा 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 यहाँ पे बादल होते हैं, तो वो पहले से ही अनुमान लगा देते हैं। बड़े बड़े कैमरे और अच्छे विजुअलाइजेशन वाले कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है ना, अच्छा फोकस होता है उनका। तो वो लोग है ना पहले से पता लगा रखते हैं बादल किस साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पता लगा लेते हैं भाई आज, और उनकी क्या स्पीड है, वो स्पीड सेंस कर लेते हैं। स्पीड सेंस करने के बाद में वो बता सकते हैं कि इस स्पीड के साथ में ये कर रहे हैं तो मानसून इस डेट को इस दिन आ जाएगा। अगर कोई आंधी चल रही है या फिर कोई तूफान आने वाला, तो भी वो पहले से मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यार ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो देख रहे हैं, यहाँ से उनको मालूम पड़ रहा है, वो उसकी स्पीड मेजर कर रहे हैं। जो अपने जो बादल चल रहे हैं उनकी स्पीड उनको पता है, तो इस स्पीड के साथ में, और जो पृथ्वी की घूर्णन है, ये पृथ्वी लगातार घूम भी तो रही है, ठीक है ना, उसकी घूर्णन को वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं। और किससे करते हैं? वो सुपर कंप्यूटर से करते हैं। करने के बाद में वो ये पता लगाते हैं कि भी इस इलाके के अंदर ये बादलों की स्पीड है, और इस स्पीड के साथ में इतनी इतनी बरसात हो सकती है। ये सारा पूर्वानुमान लगा लेते हैं। यार देखो क्या एक इंसान के ना जिंदगी को आसान कर दिया इस कंप्यूटर ने। क्या लिखा हुआ? मौसम का पूर्वानुमान मुख्यतः किस क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है? बैंकिंग के अंदर तो नहीं है, वैज्ञानिक अनुसंधान में है भैया। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सारा काम किसका है? ये वैज्ञानिकों का ही तो है, ठीक है ना। व्यापार के अंदर तो हमको देख रहा है, ई कॉमर्स के अंदर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। मनोरंजन, सिनेमा देख रहे हैं हम, ठीक है ना, उसके अंदर यूज हो रहा है कंप्यूटर का। फोन भी तो देख रहे हैं, वो भी तो मनोरंजन है। प्रश्न संख्या 8, तो फोन में सब है। फोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी चीज अंदर शामिल रहती है। एटीएम, ऑटोमेटिंग का क्या नाम होता है कंप्लीट, ठीक है, एटीएम जिससे हम पैसे निकालते हैं, किस क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग का उदाहरण है? अच्छा, आप मुझे नाम ना याद आया इसका, ठीक है, ऑटोमेटिंग, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना, जिससे रोकड़ा निकलता है। कि कंप्यूटर का उपयोग उदाहरण क्या है? क्या है भैया? बैंकिंग ही तो है, और क्या है? शिक्षा, कृषि और रक्षा, और कई उपयोग हो सकते हैं, पर स्पेशली एटीएम का जो यूज है वो बैंकिंग है। हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो बैंकिंग हो जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं कंप्यूटर के किस अनुप्रयोग से संबंधित है? शिक्षाएं। तो ये रिपीट है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, और आपके रिकॉल हो जाए, मैंने इसके लिए यहीं पे किया। आप एक हल्की सी क्लास और इसका पीडीएफ भी देख लोगे, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों के क्या होता है
कि कुछ को पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा समझ में आता है, कुछ लोगों को सुना हुआ, कुछ लोगों को देखा हुआ, तो यहाँ पे सब हो रहा है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे से सुन लो और क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके एग्जाम पास हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचे रहोगे, मजा आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मनोरंजन में किया जाता है, हम फिल्में देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, ठीक है ना, मजा आ रहा है वहीं पे हमको। अनुसंधान, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसरो ये सारे यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो ये सब किससे संभव हो रहा है? कंप्यूटर से संभव हो रहा है, और वो हो रहा है। और इसको हम इसका आंसर क्या हो जाएगा किस क्षेत्र में? तो सारे क्षेत्रों में, और भी कई क्षेत्र होते तो इसका आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11, जल्दी से चलते हैं हम। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसके कारण वह 1 सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है कहलाती है। देखिए 1 सेकंड के अंदर वो लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी क्या ये चीज क्या आ गई? 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। अगर वो 1 सेकंड के अंदर गणनाएं कर रहा है तो इसका इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। और टाइम किससे जुड़ा हुआ है? गति से, स्पीड से। तो वो स्पीड यहाँ पे मैटर कर रही है। और आपको पता है कंप्यूटर की सबसे अच्छी, बेहतरीन, बढ़िया विशेषता कौन सी है? स्पीड, ठीक है ना। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि कंप्यूटर को गलत डेटा इनपुट दिया जाए तो परिणाम गलत प्राप्त होता है, यह सिद्धांत कहलाता है। क्या सिद्धांत? मैंने आपको बताया था पिछली से पिछली क्लास के अंदर, आप जाके देखना, मैंने उसको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। इसका आंसर गीगो हो जाएगा, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मैं आपको सलाह दूंगा कि ये क्वेश्चन देखने से पहले आप पिछली क्लास से जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे और डिटेल से समझा रखा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में, ये रिकॉल के लिए मैंने क्लासें, और मैं हर क्लास ऐसे ही लेता रहूंगा। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और उसके बाद में वो पूरा का पूरा हम उसको क्वेश्चन आंसर के अंदर देखेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। ये गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट कहने का मतलब, गार्बेज आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत ही आएगा, ठीक है ना। कोई चीज आपको सर्च करनी है एक, और आपने दूसरी डाल दी, तो वो आपको जो आप जो आउटपुट चाहते हो वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं देगा वो रिजल्ट, क्योंकि आपने गलत ही डाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट में क्या आएगा? गीगू, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर द्वारा बिना थके और बिना ऊबे लगातार कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? परिशर्मिता, ठीक है ना। डिजिलेंस, कभी कभार इंग्लिश के अंदर भी वर्ड आ जाते हैं सीधे सीधे। ओके। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। विभिन्न प्रकार के यानी बहुत सारे कार्य। ये कुछ कुछ वर्ड होते हैं, उनको अगर पकड़ लोगे ना तो काम हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के यानी वो मल्टीटास्क कर रहा है, सही टास्क कर रहा है। आप काम कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, साथ साथ में गेम भी खेल रहे हो। आप लूडो खेलते खेलते होंगे तो आपको दिखता होगा वो भी कर रहे हो, साथ साथ में गाने भी सुन रहे हैं, ये काम हो जाता है। क्या आ रहा है? बहुमुखी क्षमता। ओके। प्रश्न संख्या 15, एक बार निर्देश यानी प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों का समूह। एक निर्देश नहीं, एक ऑर्डर नहीं, कंप्यूटर को कई ऑर्डर एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको वो समूह में होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। मैं आपको बता, प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर ये होता है कि कंप्यूटर तो ये काम कर दे, यही है प्रोग्राम। और वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ होते हैं। कहने का मतलब, हम अगर उससे गाना बजवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो पहले जाके एक्टिवेट करेगा स्पीकर को, फिर वो मॉनिटर पे हमको दिखाएगा भी सही, उसका वीडियो बताएगा। उसको मॉनिटर को एक्टिव करना है अलग से, स्पीकर को अलग से करना है, हम जिसमें बोल रहे हैं उस माइक को अलग से करना है, और अंदर जाके प्रोसेसिंग करनी है, खोजना है, तो वो सीपीयू को अलग से, एलयू को अलग से बोलेगा। कहने का मतलब एक, हम तो एक चीज बोल रहे हैं पर उसको काम तो बहुत ज्यादा करना है ना। इसका मतलब उसको तो निर्देशों का समूह से काम होगा, किसी एक से तो काम होगा नहीं, वरना हम एक बोलेंगे तो वो किसी एक चीज को एक्टिव करेगा, उससे तो गाना बजेगा नहीं। तो क्या होगा कि वो ये काम प्रोग्राम से ही हो सकता है, और प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? निर्देशों का समूह। उसको हम निर्देश दे रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक सेट है इंस्ट्रक्शन का, एक समूह में बंधे हुए। हमने एक बोल दिया, वो काम कई सारे कर रहा है, तो हमारी काम को समझ रहा। आज इसका बेहतरीन उपयोग मशीन लर्निंग और
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बूम हो रहा है इस टाइम। एक बार निर्देश प्रोग्राम देने के बाद कंप्यूटर का स्वतः कार्य कर किस विशेषता का उदाहरण है? यानी एक बार हमने उसको बोल दिया, वो स्वतः कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने आप काम कर रहा है, ठीक है ना? ऑटोमेशन। ओके, यानी वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। कंप्यूटर की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी का अर्थ है अधिक बिजली की खपत या बार बार अलग परिणाम देना या समान इनपुट पर सही परिणाम देना या धीरे धीरे काम करना। भाई सीधा सीधा दिख रहा है ना उसको, एक ही आप इनपुट दोगे वो खा बीच में, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। समान इनपुट दोगे ना तो आपको सही परिणाम दे देगा, और ये इसकी विश्वसनीयता है। कहने का मतलब ये है कि हम उसको कोई चीज रखने के लिए दे रहे हैं, वो रख रहा है, उसमें ना वो अमानत में खयानत नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो कुछ और ही काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। वो विश्वसनीय है, वो विश्वास पात्र है, ठीक है ना? कंप्यूटर की ये अच्छी खासियत है कि वो विश्वास पात्र, वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि आजकल इंटरनेट हम चलाते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर ये इश्यू आ जाते हैं कि उसमें वायरस काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेलवेयर उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो वो कुछ हमारे साथ में, वो भी एक तरीके के गलत प्रोग्राम होते हैं जो हमारे डेटा की चोरी करते हैं। पर वो इश्यू कंप्यूटर का नहीं है, वो हम हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं वही उसको क्रिएट करते हैं, और किसी के सिस्टम को हैंग करना, या आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा साइबर सिक्योरिटी, दो देशों के बीच में साइबर वॉर भी हो रहा है आजकल। तो वो सब इन्हीं इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे का सिस्टम को हैंग करना और उसको रोक देना। मान लो हमने अगर किसी देश की कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको देखना, बीच में आपने एक मेलवेयर सुना होगा जो इजराइल की तरफ से था, और उसमें ना वो पूरी स्क्रीन लॉक हो जाती थी। वो क्यों होती थी? उसका वो सिस्टम को हैंग करना और उसको रोकना, या फिर किसी को परेशान करना, फिरौती मांगना, पैसे मांगना, तो फिर वो लॉक खुलेगा। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो ये साइबर वॉर के अंदर शामिल होती हैं, और वो हमारी तरफ से होती है। पर कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, वो हमारे लिए हमेशा विश्वास पात्र बना रहता है, जिसको हम जो इनपुट देते हैं वही इनपुट वापस दे देता है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो देखो, गति तो है ही, सटीकता भी है, निर्णय लेने की मानवीय क्षमता और परिशर्मिता। देखो ये नहीं है यार, यानी उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, हमने उसको जितना दे रखा है इतना दिमाग वो यूज कर रहा है। निर्णय लेने की मानवीय क्षमता उसके पास नहीं है, ह्यूमन पावर नहीं है इसके पास। प्रश्न संख्या 18। कंप्यूटर की विशाल मात्रा में डेटा संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। भंडारण क्षमता, विश्वसनीयता, तो भाई वो कई सारे, मतलब बहुत सारा डेटा आजकल तो है ना, छोटी छोटी इतनी इतनी जो आ रही है मेमोरी आ रही है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा हम उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर रहता है। आपस जैसे क्या 19 की कंप्यूटर की सटीकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बिजली की आपूर्ति पर, या मॉनिटर के आकार पर, सही इनपुट है सही निर्देश पर, या कीबोर्ड के प्रकार पर? देखो यार ये सीधा सीधा लिखा हुआ ना, सही इनपुट दोगे तो आपको सही आउटपुट मिलेगा। सटीकता, ठीक है ना, सटीक आंसर देता है वो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है? नहीं। कुछ हद तक एआई ने, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस काम को आसान किया है, पर अभी भी नहीं, वो खुद से डिसीजन नहीं नहीं ले पा रहा है। वो अपने बैक पीछे वाले कामों से सीखता है, इसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। वो एआई का हिस्सा है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल का है, 12th लेवल का नहीं है वो, फिर भी। पर लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ये कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कार्य कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर सही इनपुट मिलने पर अत्यंत सटीक परिणाम देता है? बिल्कुल देता है, ठीक है ना। ये काम भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कभी डेटा संग्रहित नहीं करता? करता है भी, डेटा क्यों नहीं संग्रहित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सही इनपुट एंड मिलने में अत्यंत सटीक परिणाम देता है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 21, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा डिवाइस था? ये है ना, देखो आप चौथी क्लास देखोगे ना, उसमें ये आ जाएगा, एबेकस। इसका आंसर क्या है? एबेकस। ये वो गणना यंत्र है जो आज भी हम स्कूलों के अंदर देखते होंगे, ठीक है ना, ऐसे मन के होते हैं इसके अंदर। ओके। एबेकस का विकास मुख्यतः किस देश में हुआ था? मैंने चौथी क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है, उसको जाके आप देखें एक बार डिटेल में, मजा आ जाएगा क्लास देखने के बाद आपको। इसका उत्तर चीन है। किस देश में हुआ? चीन में हुआ इसका। और नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? नेपियर बोन्स। देखो ये सवाल वैज्ञानिकों का विकास, जो वैज्ञानिकों का योगदान है, उस पे ये क्वेश्चन आते हैं। और नेपियर बोन्स, कुछ नेपियर से जुड़ा हुआ, ये उसका उत्तर हो जाएगा, नेपियर बोन्स, ठीक है ना। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कल था। मैकेनिकल वाला, ये डिजिटल मैकेनिकल, ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वाले सवाल आते हैं, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो। ओके। मैं उम्मीद करता हूं, सकारात्मक उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न संख्या 25, चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है? ओके। एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना किसने की थी? किसने की थी? चौथी क्लास में मैंने डिटेल में बता रखा है, चार्ल्स बेबेज ने। ओके। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस, ठीक है ना, आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है। पंच कार्ड का उपयोग करने वाली टेबुलेटिंग मशीन का विकास किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने किया था। कुछ इस टाइप से ये पंच कार्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। इन पंच कार्ड से वो लोग, है ना, कंप्यूटर इनपुट लेता था और फिर वो आउटपुट अपने हिसाब से देता था। इसमें ना वो एक पर्सन को, मतलब ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करता था और खुद को इसमें यानी जो यूजर होता था उसको वहीं पे प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं थी। वो है ना, वो देके एक बार इनपुट चला गया और उसके बाद में टाइमली आके वो आउटपुट लेता था। प्रोसेसिंग क्या 29, विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, क्लास चौथी देखना आप उसको। विश्व का पहला व्यवसायिक कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक फर्स्ट के। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में से किस तकनीक का उपयोग हमको पता है किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ओके। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य विशेषता क्या है? ट्रांजिस्टर। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज में ना बहुत बड़े आते थे, यानी एक जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जिसमें ना बहुत लंबी लंबी, हाँ, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी रहती थी और एक यानी कमरे की साइज का एक कंप्यूटर होता था, उसको यानी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद धीरे 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 करते हैं ना हम पाम कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर तक आ चुके हैं। क्या जमाना बदला है। प्रश्न संख्या 33, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तीसरी पीढ़ी, तीसरी है, और क्या हुआ है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने चौथी क्लास में डिटेल में बता रखा है आपको, ठीक है ना। क्लास कंप्यूटर हिस्ट्री एंड उसकी जनरेशन वो आप जरूर देखें। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख तकनीक कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर, जो आज भी काम कर रही है। आज के आधुनिक कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। पांचवी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता किस तकनीक है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये चौथी पीढ़ी है, ये पांचवी है, ओके, ये फर्स्ट है, ओके, और ये सेकंड है। ये आप याद कर लें, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, गिरेगा आप पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? क्या है? एनिया पढ़ चुके हैं हम अच्छे से, ओके। IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सेकंड पीढ़ी का। इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज हुई? ट्रांजिस्टर, ओके, ट्रांजिस्टर यूज हुआ इसके अंदर। प्रश्न संख्या 38, IBM सिस्टम 360, ठीक है ना, किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? थर्ड पीढ़ी का है।
ये आप जरूर याद कर लेना। मैंने चौथी पीढ़ी मतलब चौथी क्लास के अंदर पूरी एक सारणी दे रखी है और मैं टेलीग्राम पे वो पीडीएफ डाल दूंगा। आप उसको अच्छे से देखें और उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण माना जाता है? आईबीएम पीसी। ओके, आईबीएम ये कंपनी थी और कंपनी ने अपने नाम पे कंप्यूटर कई मॉडल निकाले। ओके, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? देखो किस लेवल का है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। यार ये कुछ मुझे ठीक ठीक लग रहा है, एक बार टिक लगा देते हैं, बाकी भी देख लेते हैं क्या पता। और ट्रांजिस्टर ये तो सेकंड का है, यानी सेकंड जनरेशन का। वैक्यूम फर्स्ट, यार ये क्रम नहीं है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो। आईसी थर्ड का है, एआई पांचवी का और ये चौथी का। यार ये नहीं हो सकता, आईसी थर्ड का है और बाद में ट्रांजिस्टर सेकंड का दे रहा है, तो इसका मतलब ये पहले से ही गलत हो गया। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट का है, ठीक है, ओके मानते हैं हम। ये थर्ड का आ गया, ये सेकंड का आ गया, नहीं थर्ड के बाद सेकंड का नहीं आता, थर्ड के बाद फोर्थ का आता, फिफ्थ का आता, हम मान लेते क्योंकि क्रम वही है, आरोही क्रम है, ठीक है, बढ़ता क्रम है, मान लिया। यहाँ ये भी पूछ सकता है आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये भी पूछ सकता है, आगे पीछे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर, और चौथा है पांचवा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी के वर्ड का भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। देखो ये मैंने आपके रिकॉल के लिए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये पीडी है, ओके, ये तकनीक है, कौन सी टेक्निक यूज हुई है, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने एक बार फिर से डाल दिया। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, यार इन्हें इसको पेन चेंज करते हैं तो दिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये प्रथम और वैक्यूम ट्यूब, देखो एनियाक, इडीवेक, इडीसेक, यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है। आईबीएम 701, ये याद करना आप बहुत अच्छे से। द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर टेक्निक यूज हो रही है, आईबीएम 14। देखो कुछ ऐसे नाम हैं जो कंफ्यूज होंगे, देखो ये नाम है, ये और ये, और आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है इसके साथ में, तो ये यूज में आ जाएंगे, कोई चारा नहीं है, फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे आपको। CDS 16, ओके। तृतीय पीढ़ी है, ठीक है, आईसी यूज हो रही है इसके अंदर, आईबीएम सिस्टम 360 और पीडीपी 8, ये पीडीपी 8 पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। चतुर्थ माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई आईबीएम पीसी, ओके, और एप्पल मैकिंटोश और लैपटॉप। देखो लैपटॉप आज यूज हो रहा है, ये चौथी पीढ़ी में आ चुका था। पांचवी पीढ़ी के अंदर एआई और यूएलएसआई हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रोबोट पता होगा आपको, आईबीएम वाटसन और चैट जीपीटी जो हम यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है और क्लोड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। प्रश्न संख्या 41, कंप्यूटर द्वारा डेटा को संसाधित यानी प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम को क्या बोलते हैं? देखो यार कोई भी हमने चीज दी, उसको बोला कि तुम उसको अरेंज कर दे, जब बाहर निकालेगा तो उसको हम समझेंगे ना, वो हमारे समझ में आएगी। समझ में हमारे क्या आता है? डेटा, यानी जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन, और हम इसको क्या बोलेंगे? सूचना, ओके। जो हमको वो रिजल्ट दे रहा है, उस रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं? उसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसके कारण वह शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? देखो शिक्षा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, व्यापार है, यानी बहुत सारे काम कर रहा है वो, मल्टीपल वर्क कर रहा है, मल्टीपल टास्क कर रहा है। इसका मतलब ये उसकी कौन सी हो गई? बहुमुखी क्षमता है, कई सारे कार्य एक साथ कर रहा है, ओके। और आगे हैं, किस वैज्ञानिक ने पंच कार्ड आधारित टेबुलेटिंग मशीन का विकास किया? हरमन होलेरिथ, ठीक है, तो आप याद रखें, ये फैक्ट है सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है? कौन सा है? वही है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया इसने। आप यहाँ पे एनियाक भी बोल सकते हो इसको, पास्कल लाइन तो नहीं बोल सकते आप, यूनिवेक बोला जा सकता है, उसके बाद यूज हुआ, कुछ न कुछ उसके अंदर टेक्निक होगी, पर जो असल में है वो क्या है? वो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। ये चार्ल्स बेबेज ने बताया था, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है।
तो ये इसका आंसर हो सकता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, देखो, ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना भाई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख कमी क्या थी? क्या थी? कम स्पीड तो थी, मान लिया हमने। अधिक गर्मी और अधिक बिजली की खपत, ये भी थी। कम मेमोरी, इंटरनेट का तो कुछ था ही नहीं। वैसे तो ये सारा अगर ये उपयुक्त सभी होता ना तो ये कमी ही कमी थी, पर ये पूछ क्या रहा है हमसे कि प्रमुख कमी क्या थी? प्रमुख कमी ये थी कि अधिक गर्मी और अधिक बिजली की खपत करते थे, क्योंकि वो कमरे की साइज के हुआ करते थे। बहुत ज्यादा उनको एनर्जी की जरूरत होती थी, पावर बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो वो बहुत हीटिंग करते थे, साथ साथ में पावर बहुत कंज्यूमिंग करते थे, यानी वो ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करते थे, जिससे बहुत, यानी वो हीटिंग होती थी और कई सारे लॉस होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनियाक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, मानते हो? नहीं, नहीं है, ये फर्स्ट मैंने पढ़ा रखा है पीछे। आईबीएम पीसी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, नहीं, ये भी कथन गलत है। आईबीएम सिस्टम 360 तृतीय पीढ़ी का, यस, ये बात सही है। और यूनिवेक फर्स्ट चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था, नहीं भैया, ये नहीं। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 47, यदि किसी कंप्यूटर को गलत इनपुट दिया जाता है तो गलत आउटपुट देता है, और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? रिपीट हो गया सवाल, देखा है, एग्जाम में भी रिपीट होता है, पीवाईक्यू आते हैं, ध्यान देना है हमको, अच्छे से एग्जाम पास करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? क्या है यार? आईबीएम, ये सेकंड का है, आईबीएम पीसी, ये रोबोट, एनियाक, ये फर्स्ट का है। तो रोबोट है, आजकल तो रोबोट यूज हो रहा है, बोल सकते हैं हम। 49, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? केवल गणना करना, वो तो करता ही है। केवल डेटा संग्रहित करना, वो तो करता ही है, ठीक है ना। डेटा को संसाधित कर, यानी प्रोसेस कर उपयोगी सूचना प्रदान करना, और केवल प्रिंट करना। ये केवल केवल आ रहा है ना, ये काम नहीं है। वो केवल कोई एक काम थोड़ी ना करता है, बहुत सारे मल्टीटास्क करता है, वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये। तो इसका मतलब डेटा को संसाधित कर उपयोग सूचना करना। ओके। क्वेश्चन संख्या 50, निम्नलिखित में से क्वेश्चन, यानी 50 लगा दी हमने। किस तरीके से तेज 50 लगाता है वैभव सूर्यवंशी, इस तरीके से हमने क्वेश्चन की 50 लगाई। और ये सिर्फ 50 क्वेश्चन मत मानना, कई सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर ना, आप इसके क्रॉस क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको आप अगर इसके ऑप्शन डिटेल में पढ़ोगे और आप भी प्रोसेस करके अच्छे से पढ़ोगे और अच्छा इनपुट दोगे तो अच्छा आउटपुट आएगा। गीगो सिद्धांत आप पे भी काम करेगा। तो है ना, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे मान के चलो कि आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन है डिटेलिंग के अंदर पढ़ोगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, करेक्टली मैच? ठीक है, एनियाक सेकंड पीढ़ी नहीं है यार, ये सेकंड पीढ़ी का नहीं है। ट्रांजिस्टर प्रथम पीढ़ी का नहीं है। आईसीयू थर्ड पीढ़ी, यस। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ तृतीय पीढ़ी का है भाई, ये उसकी तकनीक है। एआई चतुर्थ पीढ़ी नहीं है, ये फिफ्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईसी तृतीय पीढ़ी। दोस्तों धन्यवाद आपका, आपने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़े और इसको सुने भी होंगे। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे मिल जाएगी, वो आप जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के तीनों के लिंक मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे क्लिक करो, व्हाट्सएप पे लिंक हो जाओगे, पूरा दिन व्हाट्सएप चलाते हो, स्टेटस देखते हो, तो उसमें आप जाके स्टेटस के जस्ट नीचे कम्युनिटी व्हाट्सएप आता है, उसमें आपको आपके पढ़ाई की काम की चीजें मिल जाएगी। ज्ञानायन एकेडमी पे आ जाओ और देखो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और नीचे इतनी जहमत जरूर उठाएं कि नीचे जाके आप कमेंट भी डालें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि जैसे ही अगली क्लास आएगी, अगर आप इंतजार कर रहे होंगे, आपको इधर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लिक करना और क्लास को देख लेना। अगर नहीं देखते हो उस टाइम आप बिजी हो, तो उसको वॉच लेटर पे डाल देना, तो बाद में भी आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत इंटीग्रेटेड चीजें एक जगह पे मिल जाएगी। मैं पीडीएफ भी डाल रहा हूँ, वो भी आप देखें अच्छे से। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं यार, अगर आपका पढ़ा होगा ना तो 1 मिनट में पीडीएफ रिकॉल हो जाएगी, और उसको आप अगर आप रिकॉल कर लोगे
तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। यानी कंप्यूटर के लिए अलग से आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डाल रहा हूँ ना, वो आप देखते रहो। यानी अगर आप मेरे से सारी क्लासें ले लोगे ना, एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। और सीटी का एग्जाम तो पास में है, खासकर 12th वाला तो एग्जाम बहुत नजदीक है। और जिस लोगों ने फॉर्म नहीं डालने हैं वो फॉर्म डाल दीजिए आप अच्छे से, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। दोस्तों, धन्यवाद आपका। और इस तरीके से अगली क्लास का इंतजार करिए। मैं अगली क्लास लाने वाला हूँ अध्याय 2 पे, ठीक है ना। और इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, रैम, रोम पे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।